Hello everyone. Today we study the organometallic chemistry. जो organometallic वर्ड है वो मतलब दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ऑर्गेनो प्लस मेटेलिक। मतलब इसमें एक तो ऑर्गेनिक पार्ट है और एक इसमें मेटल का पार्ट है। वो ऑर्गेनिक पार्ट है वो किससे मिलके बना होगा? ऑर्गेनिक पार्ट किसी कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। तो फिर जो कार्बन है वो उसकी मेटल के साथ बॉन्ड होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में। अगर इस फुल डेफिनेशन देखें, दीज आर द सर्टेन कंपाउंड विच कंटेन ए डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द मेटल एटम एंड वन और मोर कार्बन एटम। मतलब इसमें एक मेटल और एक कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड होती है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो जैसे एल्कोक्साइड कंपाउंड है, जैसे OC3H7। इसमें कार्बन है तो, लेकिन जो टाइटेनियम के साथ बॉन्ड बना हुआ है तो बनाया हुआ है ऑक्सीजन ने, तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ऐसे इसमें भी है एल्कोक्साइड, लेकिन एक बेंजीन रिंग इसके साथ मेटल के साथ अटैच है। तो मेटल के साथ अटैच है बेंजीन रिंग में कार्बन है, तो कार्बन और मेटल का इसमें बॉन्ड है, तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। देखिए जो ऑर्गेनिक मेटेलिक केमिस्ट्री है ये एक बहुत वास्ट एरिया है और मतलब रैपिड ग्रोइंग एरिया है, क्योंकि इसमें जो कैटालिस्ट होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक इन द वे मतलब जैसे कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिस्ट है, अगर वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा है, मतलब उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अगर किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन से करेंगे हम, तो उसमें ये होगा कि अगर हमारे रिएक्टेंट में 2-3 डबल बॉन्ड है, तो उनमें से सारे रिड्यूस हो जाएंगे, या मतलब एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें एक बॉन्ड रिड्यूस हो गया और दूसरी बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसमें जो ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट होते हैं वो ये बस एक बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे जो हमें चाहिए होता है, और प्रोडक्ट में 100% वही प्रोडक्ट बनेगा जिसमें बस एक बॉन्ड ही रिड्यूस हुआ होगा। तो आगे आता है डेफिनेशन क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर मेटल कार्बन बॉन्ड। मतलब जिसमें एक मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है। जैसे ये है लेड एसीटेट टेट्राइथाइल लेड है, मतलब इसमें 4 तो इथाइल के मतलब मोलिक्यूल है और एक लेड का कंपाउंड है, लेड का मोलिक्यूल है। तो कार्बन का इस लेड के साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो एक सिंपली देख सकते हैं एक मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये डेफिनेशन कोई फुलफिल कर रहा है। ऐसे ये जो डाइथाइल जिंक है, इसमें भी क्या है 2 इथाइल के मोलिक्यूल है और एक जिंक का मोलिक्यूल है। ऐसे ही डाइमिथाइल मरकरी में है। तो ऐसे ये है, ये क्या है जीसे सॉल्ट है। इसमें भी क्या है जीसे सॉल्ट में क्या है जीसे सॉल्ट में क्या है 3 तो क्लोरीन के कंपाउंड है और एक CH2 मोलिक्यूल का जो पाई बॉन्ड है वो इसके साथ प्लेटिनम के साथ अटैच है। पाई बॉन्ड कैसे है? जैसे कोई भी ये एक टाइप से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, जो लिगैंड होते हैं, एक सेंट्रल मेटल है और ये 4 ही लिगैंड है। लिगैंड क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जिसमें क्लोरीन में लोन पेयर है और लोन पेयर ने सीधा डोनेट कर दिया। लेकिन CH2 में क्या है, एक डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है प्योर ऑर्बिटल की। तो उस डबल बॉन्ड में भी एक टाइप से इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है प्लेटिनम को डोनेट हो जाएंगे। वैसे ये फेरोसिन है। फेरोसिन में क्या होता है, फेरोसिन में एक तो आयरन का कंपाउंड है और 2 ये मतलब ये साइक्लोपेंटाडाइन है, और मतलब एक ऊपर है और एक नीचे। इस टाइप से ऊपर नीचे तो साइक्लोपेंटाडाइन के रिंग होते हैं और बीच में एक आयरन का मोलिक्यूल होता है।
तो ये भी एक टाइप से, इनमें क्या दिखा रखा है कि भाई डायरेक्ट कार्बन का अटैचमेंट नहीं है मेटल के साथ, लेकिन जो पाई बॉन्ड है उनका अटैचमेंट है। तो ये भी एक टाइप से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही है। फिर आगे बता रखा है कि भाई जैसे एल्कोक्साइड है, पीछे भी देखा हमने, एल्कोक्साइड में वो ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है एल्यूमिनियम के साथ, ऐसे ही डाइमिथाइलमाइड में नाइट्रोजन का बॉन्ड है, और ऐसे ही एसिटाइल एसीटोन है, एसिटाइल एसीटोन का क्रोमियम के साथ बॉन्ड है। इनमें भी क्या है, ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल के साथ अटैच है, और ऐसे ही पोटेशियम एसिटेट में भी, इनमें क्या है, कोई डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है ना। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम इनको नहीं बोल सकते। तो इनको क्या बोल देंगे हम, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ मेटल बोल सकते हैं, लेकिन बट नॉट द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो फिर जो फाइनल डेफिनेशन है क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री डील विद द कंपाउंड विच इन विच ऑर्गेनिक ग्रुप इज अटैच्ड थ्रू द कार्बन, अटैच थ्रू द कार्बन मतलब वो कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी है, टू एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। तो मतलब देखो ये जितने भी देखे हमने, प्लेटिनम है, प्लेटिनम इसके साथ अटैच है, CH2 के साथ अटैच है, फेरोसिन में भी कार्बन अटैच है। ये जितने भी मेटल है ना, प्लेटिनम, आयरन है या क्रोमियम है या आगे जो भी पढ़ेंगे हम, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। हाँ, तो इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक में क्या होना चाहिए, जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए। लेकिन ये तो हमने पढ़ ली इसकी डेफिनेशन, लेकिन ये क्या है ना, इसकी डेफिनेशन बहुत मतलब रिजिड नहीं है। ये नहीं है कि भाई हमने ये डेफिनेशन बोल दी तो इसके बाद कोई भी मॉलिक्यूल इसको फुलफिल नहीं करेगा तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होगा। कई कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड नहीं है, फिर भी हम उनको ऑर्गेनोमेटेलिक में स्टडी करते हैं, और कई ऐसे हैं जिनमें कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, फिर भी हम उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं मानते। जैसे ये है MCN है, MCN या कार्बाइड, मेटल कार्बाइड या मिथाइल साइनाइड, मतलब NaCN होता है, या तो NaCN या मिथाइल कार्बाइड के एग्जाम्पल दे रखे हैं। इनमें क्या मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो है, लेकिन फिर भी इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में स्टडी नहीं करते ना। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। जैसे NaCN है, NaCN में क्या है, मेटल हो गया Na पॉजिटिव, और Cn में कार्बन इसी से नाइट्रोजन जो सोडियम है इसका बॉन्ड बना होगा। लेकिन ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इसकी कुछ रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। इसमें सोडियम क्या है, Na पॉजिटिव की फॉर्म में है, और आगे हम देखेंगे कि अगर किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को रिएक्शन करना है तो वो उसकी ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज होती है। जैसे Na पॉजिटिव है, +1 है, तो उसकी +2 में +3 में जाना चाहिए ना, +3 में जाना चाहिए उसको। तो अगर ये रिएक्शन होती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तो इस फॉर्म में होती है। तो Na पॉजिटिव को +1 से +3 में जाना चाहिए, लेकिन Na पॉजिटिव तो जा नहीं सकता, क्योंकि इसमें Na पॉजिटिव होने के बाद इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये +1 से +3 में नहीं जा सकता। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं होता। ऐसे ही कार्बाइड भी नहीं होते। और एक ऐसे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है विल्किंसन कैटलिस्ट को बोलते हैं हम इसको, विल्किंसन कैटलिस्ट। रोडियम PPH3 और Cl, मतलब इसके साथ PPH3 के 3 मॉलिक्यूल हैं और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो इसमें देखो ऐसे तो कोई MC बॉन्ड है नहीं, मेटल और कार्बन का बॉन्ड कोई है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी हम इसको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और ये बहुत जाना माना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये कैटलिस्ट है, ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर देता है, और बहुत हाई एफिशिएंसी होती है इस कैटलिस्ट की।
हाँ, तो फिर इसको क्यों बोलते हैं मेटल, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? ये इसको क्योंकि ना जो इसका मैकेनिज्म होता है डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस करने का, जो मैकेनिज्म होता है उसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें रोडियम और कार्बन का एक बॉन्ड बनता है। समझ रहे हो? जो मैकेनिज्म के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मैकेनिज्म में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको ऑर्गेनोमेटेलिक में स्टडी करते हैं और स्पेशली इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह होती हैं। हाँ, तो इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ा टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कितने टाइप के होते हैं इसमें, मतलब बॉन्डिंग के आधार पे हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को डिवाइड किया हुआ है। जैसे आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, देखो जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो उसमें क्या होता है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी बॉन्ड बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक पे ही होते हैं ना, एक पे एक भी, जैसे ए बी के बीच में अगर आयनिक बॉन्ड है तो इसमें इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और बी पे नेगेटिव चार्ज होगा, बी पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो मतलब क्या, जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे और ए और बी की बॉन्ड के बीच में, उससे दोनों बी के ऊपर है, ए के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इनके बीच में कोई शेयरिंग नहीं होती, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के ऊपर चले जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे अटैच होते हैं, इनके बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कोई भी चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज की वजह से जो इंटरेक्शन होता है। These compounds are formed by the most electropositive metal of group 1A and group 2A। ये कौन सा ग्रुप 1A और ग्रुप 2A? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले होते हैं, जो सोडियम वाला और कैल्शियम मैग्नीशियम वाले जो ये होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं इनको। इसमें क्या होगा, जो मेटल होगा, मेटल के ऊपर को एक पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे के पॉजिटिव, और ये साइक्लोपेंटाडाइन। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और लिगैंड है जो उसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। देखो नेगेटिव चार्ज होगा तो मतलब क्या होना चाहिए, इसके ऊपर जो लिगैंड होता है ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल हो, समझ रहे हो? तो बहुत स्टेबल होना चाहिए नेगेटिव चार्ज इस पे। जैसे अगर C5H5 नेगेटिव है तो ये इस फॉर्म में होता है साइक्लोपेंटाडाइन, मतलब तो ऐसे होता है। मतलब 5 कार्बन होते हैं और दो डबल बॉन्ड होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अगर ये डबल बॉन्ड है, ये 2 डबल बॉन्ड है, ये 2 डबल बॉन्ड है और एक इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब इस पे ये क्या हो जाएगा, अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, मेनली 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये 2 तो पाई बॉन्ड के हो गए और एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन आ गए और 4 पाई बॉन्ड से आ गए, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो इस पे मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज इस पे स्टेबलाइज्ड है, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है, तो ये एक आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे फिनाइल सोडियम, फिनाइल इस पे मतलब फिनाइल पे भी एक नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ये, और ये ब्यूटाइल सोडियम है और ये है ट्राइटाइल सोडियम। इसमें क्या कार्बन पे 6 बेंजीन रिंग अटैच है। बेंजीन रिंग क्या करेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे उसको अपनी तरफ खींच लेंगे रेजोनेंस की वजह से ना, रेजोनेंस करके उस नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर खींच लेंगे। तो ऐसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल है बेंजीन के, तो उस नेगेटिव चार्ज को वो स्टेबलाइज कर लेंगे। ऐसे ही कुछ मैग्नीशियम के भी कंपाउंड बन जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम C5H5 है ना। तो ऐसे ऐसे मतलब, और फिर में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके भी कंपाउंड बन जाते हैं, जैसे
मैग्नीशियम C5H52। ऐसे ही लेंथेनाइड के भी बन जाते हैं, Ln3 पॉजिटिव है। हाँ, तो ऐसे ही है। फिर लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है, जो देखो कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो आयनिक सोलवेंट में सोल्यूबल होते हैं। आयनिक सोलवेंट में जैसे वाटर वगैरह है, वाटर में वो सोल्यूबल होंगे, जो नॉन पोलर सोलवेंट होंगे उनमें वे सोल्यूबल नहीं होंगे। और जो ये आयनिक कंपाउंड है ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं एयर में और वाटर में भी। तो अनस्टेबल है तो क्या होगा इसका, जैसे ब्यूटाइल लिथियम है, इसको वाटर के साथ अटैक किया तो ये क्या है, ब्यूटेन और हाइड्रोक्साइड कंपाउंड मतलब बना लिया इसने, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, तो ये जल्दी से मतलब डिग्रेड हो जाते हैं। अब अगले आगे कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जो मतलब दो एटम है वो ए और बी कोई भी, तो मतलब उनके बीच में दो मतलब एक तो ए का इलेक्ट्रॉन होगा और एक बी का इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो दोनों की शेयरिंग से बनेगा, जो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड के वो दोनों के बीच में शेयर होंगे। और ये कंपाउंड किनके द्वारा बनाए जाते हैं, जिंक कैडमियम Hg। क्या ट्रांजिशन एलिमेंट के सबसे आखिरी वाले कंपाउंड होते हैं, सबसे आखिरी वाला जो ग्रुप होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, उसमें होते हैं जिंक कैडमियम Hg, और रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मेटल कौन से होते हैं, जो पी ब्लॉक बोलते हैं ना जिनको, जैसे बोरोन फैमिली होती है, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, तो उनको रिप्रेजेंटेटिव मेटल बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड, जिंक कैडमियम Hg और जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है उनके द्वारा। जो कोई भी कोवेलेंट है तो कोवेलेंट की प्रॉपर्टी मतलब आयनिक से बिल्कुल उल्टी होती है। ये क्या, इनसोल्यूबल इन वाटर होंगे, इनसोल्यूबल इन वाटर, लेकिन आयनिक थे जो वो वाटर में सोल्यूबल थे, क्योंकि जो वाटर क्या है, एक आयनिक सोलवेंट है। और हमने पढ़ा होगा लाइक डिजोल्व ईच अदर ना, जो एक जैसे सोलवेंट होते हैं वो एक दूसरे को डिजोल्व कर लेते हैं। तो जो है वाटर आयनिक है तो वो उसको मतलब आयनिक कंपाउंड, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को अपने अंदर डिजोल्व करेगा। ऐसे ही ये कोवेलेंट है, जो कोवेलेंट किस में होंगे, ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल होंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जो आपको बुक से पढ़ रहे हैं। तो सिंपली ये हो गया। फिर अगला आता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी किस फॉर्म में होगी, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ये है, ऑक्टेट उनका कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ये है BMe2 है, BMe2 मतलब बोरोन के साथ दो Mb हैं। देखो अगर ये पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं होंगे, पॉलीमेरिक फॉर्म मतलब जो काफ़ी मतलब कई BMe2 के मॉलिक्यूल मतलब जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब जैसे ये बनाया हुआ इन्होंने, इसमें क्या है, मतलब जैसे इसने एक BMe2 यूनिट ये होगी, एक BMe2 यूनिट ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, मतलब इसमें 3 यूनिट है। ऐसे ही मतलब कई यूनिट मिलके एक कंपाउंड बना लेंगे। देखो अगर एक BMe2 यूनिट होगी तो बोरोन में कितने होते हैं, बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, बोरोन एल्यूमिनियम, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, H2 और P1 होती है, H2 और P1 मतलब ये चेंज होता रहेगा। जैसे बोरोन में तो 2H2P1 होगा, ऐसे एल्यूमिनियम में 3H2 3P1 होगा। तो इनमें 3 तो इनके खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए और दो इनसे मिथाइल से आ जाएंगे, तो इनका कुछ 5 हो जाता है जैसे। तो मतलब एक ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने होने चाहिए, 8 कम होने चाहिए उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनके पास 8 नहीं होते। जैसे BMe2 में इसके पास होंगे 5। अगर BH3 है, BH3 है तो उसमें भी कितने होंगे, उसमें 6 हो जाएंगे। BH3 है, अगर BH3 है तो उसमें 6 हो जाएंगे, मतलब उसके बाद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उसकी वजह से ये ऐसे मतलब पॉलीमेरिक फॉर्म बना लेते हैं। जैसे इसमें है एल्यूमिनियम, अगर एक कंपाउंड होता तो ये होता AlCH3, मतलब एक एल्यूमिनियम के साथ 3 CH3 के मोलिकुल होते हैं। अगर ये सिंगल कंपाउंड होता तो उसमें कितने हो जाते, 3 तो एल्यूमिनियम के हो जाते हैं और 3 CH3 से आ जाते। हाँ, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते, उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन इसने डायमेरिक फॉर्म बना ली है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। तो देखो एक बॉन्ड अगर उसका ऑक्टेट देखना है तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट करता है। जैसे एल्यूमिनियम ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 4 दूनी 8, 2 CH3 के साथ है, 2 इनके साथ है, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें किसी बेरिलियम वाले कंपाउंड का देखें, बेरिलियम वाले कंपाउंड का देखेंगे तो क्या होगा, एक मतलब 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 दूनी 8, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर बेरिलियम का मिथाइल के साथ होता, जो अगर 2 मिथाइल होते तो फिर क्या होता, तो उसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ये ऐसे होता है। तो अगला है एक, जैसे लिथियम के साथ है, लिथियम के साथ भी ऐसा ही है। तो मतलब एक पॉलीमेरिक फॉर्म बना लेता है, इसमें टेट्राहेड्रल की फॉर्म में अटैच हो जाता है ये लिथियम। टेट्राहेड्रल कैसे होता है, जैसे हमने क्यूब बना रखा है, तो क्यूब में अगर एक छोड़ के इस पे लिथियम है, अगले पे कार्बन है, अगले पे फिर लिथियम है, तो अगर क्यूब में अगर एक एटम को छोड़ के अगले एटम पे उसी एटम को रख रहे हैं ना, तो वो एक टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज हो जाता है। तो ये लिथियम क्या है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में अटैच है। और तो इसका और ये एक तो CH3 ग्रुप इसके साथ अटैच है, एक CH3 ये है ये वाला, और एक CH3 ये वाला, और एक CH3 ये वाला, तो मतलब ये 4 CH3 के साथ अटैच हो जाएगा। तो और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये और इसमें जो है, जो ये है इसमें ब्रिजिंग फॉर्म में है, जैसे CH3 है इसमें ब्रिज की फॉर्म में, ब्रिज की फॉर्म में मतलब, तो मतलब एक CH3 है जो 3 लिथियम के साथ अटैच है इसमें, समझ रहे हो, 3 एक इस लिथियम के साथ, इस लिथियम के साथ, इस लिथियम के साथ। ब्रिज किसको बोलते हैं, जो 2 चीज़ों को जोड़ता है। ऐसे इसमें CH3 जो है वो 2 एल्यूमिनियम को जोड़ रहा है, तो इसमें भी ब्रिज की फॉर्म में है CH3। तो इसमें 2 तो ब्रिज की फॉर्म में है और ये वाले 4 ये हैं टर्मिनल फॉर्म में है, मतलब जो ब्रिज नहीं बना रहे, तो बीच वाले को बोलेंगे ब्रिज, और जो टर्मिनल है उनको बोलेंगे, मतलब टर्मिनल बोलेंगे उनको। तो और अगला कंपाउंड जो होते हैं, अगले वो ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड होते हैं, वो होते हैं ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड। और एक ये देख रखा है, जैसे ना जैसे इनके ब्रिज बना रखा है, तो एक जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाए जाते हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम है, बोरोन था, बोरोन एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद अगर थैलियम को देखते हैं, थैलियम क्या, थैलियम इंडियम, बोरोन एल्यूमिनियम इंडियम थैलियम, अगर ग्रुप में नीचे जाते हैं तो ये ऑर्डर होता है। जो इंडियम है और जो थैलियम है, थैलियम क्या है, टेट्रामेरिक फॉर्म में अरेंज होता है। टेट्रामेरिक फॉर्म मतलब उसमें 4 टेट्रामर होंगे एल्यूमिस के, मतलब थैलियम के। जो एल्यूमिनियम का पड़ा है उसमें ये डाइमेरिक है, मतलब 2 मोलिकुल है एल्यूमिनियम मिथाइल 3 के, मतलब एल्यूमिनियम और मिथाइल 3 के 2 मोलिकुल है इसमें। जो जैसे जैसे नीचे जाए जाते हैं तो इंडियम के कितने हो जाते हैं, इंडियम के 4 हो जाते हैं। तो क्यों होता है, जैसे नीचे जाते हैं तो उसका साइज बड़ा होता जाता है। जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उतना ही, मतलब सेंट्रल मेटल का साइज बड़ा होगा उतना ही वो और दूसरों को अपने अंदर अरेंज कर सकता है। जैसे एक बड़ा गुब्बारा है, उस पर छोटे गुब्बारे, मतलब तो उस बड़े गुब्बारे पे ज़्यादा गुब्बारे लग सकते हैं अगर उनको जोड़ना चाहें तो, लेकिन एक छोटा गुब्बारा है उस पर कम गुब्बारे लग सकते हैं। ऐसे ही जो है, जो इंडियम का साइज बड़ा हो जाता है तो उस पर ज़्यादा जो मेटल हैं वो अटैच हो जाते हैं, तो वो टेट्रामेरिक फॉर्म में अरेंज हो जाता है।
और ऐसे ही अगर जो एल्केन देखा हमने एल्यूमिनियम में, क्या एल्यूमिनियम में CH3 है, और अगर इस CH3 की जगह अगर इथाइल लें या और प्रोपेन लें तो उनका क्या साइज बड़ा होता है उनका, तो वो जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा उतना ही स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और उतना ही जो है स्टेबल बनता है जो हमारा कंपाउंड बनता है। जैसे इसमें मिथाइल का सबसे ज़्यादा, फिर इथाइल का और फिर टेट्राब्यूटाइल का, ऐसे हो जाता है। फिर अगला है ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जो ट्रांजिशन मेटल के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, इनमें होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक टाइप से शेयरिंग से बनता है, मतलब शेयरिंग होती है दो इलेक्ट्रॉन की मेटल और लिगेंड के बीच में। जैसे अगर मेटल है और ये लिगेंड है, इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है इसमें, फ़र्क ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो एक लिगेंड देता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है एक लिगेंड देता है, लेकिन उनके बीच में शेयरिंग दोनों के बीच में होती है, समझ रहे हो। तो आयनिक में तो क्या था, जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो एक के ऊपर ही थे, दोनों के इलेक्ट्रॉन वो, लेकिन थे एक के ऊपर, एक एटम के बीच ऊपर। लेकिन इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक के मतलब लिगेंड के हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है उनके बीच में। तो होगा तो these organometallic includes the transition metal bonded to unsaturated organic compound। तो जिसमें ट्रांजिशन मेटल किसके साथ लिंक है, और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लिंक है। जैसे अनसैचुरेटेड मतलब जिनमें डबल बॉन्ड है। तो ऐसे ही है, टू इलेक्ट्रॉन है, जो अगर एल्कीन है, एल्कीन में क्या है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ऐसे ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन डोनर कैसे होता है, ये है प्रोपेन इस फॉर्म में है, तो एक तो इसमें डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। हाँ, तो ये देख सकते हो नेगेटिव चार्ज ये इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो फिर क्या होगा, जो इसके साथ कंजुगेशन में है तो ये मतलब ये तीनों बॉन्ड है, ये पूरा बॉन्ड एक इक्विवेलेंट के फॉर्म में हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब ये तीनों कार्बन है ये सेम हो जाएंगे, तो और ये तीनों एक साथ इसके साथ अटैच हो सकते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन डोनर में क्या होगा, मतलब इसमें ऐसे दो डबल बॉन्ड है और दोनों डबल एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। फिर आगे जैसे देखते हैं ये मतलब 5 इलेक्ट्रॉन डोनर में है, ये फेरोसिन है, फिर 6 इलेक्ट्रॉन डोनर में बेंजीन है। ऐसे जिसे सोल्ट में क्या होगा, डबल बॉन्ड को डोनेट कर रहा है। ऐसे ये क्रोमियम के ऊपर नीचे 2 बेंजीन रिंग है, फेरोसिन में 2 साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है। हाँ, तो ये जो कैसे अरेंज है, ये एक ऊपर साइक्लोपेंटाडाइन है, नीचे साइक्लोपेंटाडाइन है, बीच में क्या है, मेटल है। तो फिर यह है द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन सच large variety of complexity due to the symmetric property of d orbital present in the valence shell of the transition metal। तो इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल में जैसे d ऑर्बिटल होते हैं तो सबकी सिमेट्री अलग अलग होती है, कोई एक्सिस के बीच में होता है, कोई एक एक्सिस पे होता है। जैसे dz स्क्वायर है वो एक एक्सिस पे है और जो dxy है वो एक्सिस के बीच में है ना, तो इस हिसाब से अलग अलग सिमेट्री होती है सारे d ऑर्बिटल की। तो उसकी में क्या होगा, जो ये अलग अलग कंपाउंड है, ये मतलब इनकी सिमेट्री इस तरह से अरेंज हो जाती है कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है स्टेबल हो जाता है। तो ठीक है, आगे आपने इसमें एक बार बुक से पढ़ के देख लेना पूरा, जो मैंने ऐसे बुक के स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, आप उनको पढ़ के देखो, आपको समझ में आएगा। और आगे अगर कोई डाउट होगा तो हम जूम क्लास में, लाइव क्लास में उसको रिजोल्व कर लेंगे।